मैं डॉक्टर श्रीमन रावत, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी। छात्रों, मैं आज संसाधन भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न उसमें से आने की बहुत संभावना रहती है। उस टॉपिक का नाम है विश्व के कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेशों का सीमांकन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर किया है। सबसे सही तरीके से कृषि प्रदेशों का सीमांकन करने के लिए डी विटलिसी ने कुछ तथ्यों को आधार मान करके विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। छात्रों, कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां कृषिगत दशाओं, विशेषतः फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है तथा कृषि भूमि के उपयोग की विशेषता जन्य संबद्धता मिलती है। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार तत्व सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में डी विटलिसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन निम्न तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन किया। नंबर 1, फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। नंबर 2, कृषि की उत्पादन विधि। नंबर 3, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। नंबर 4, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। नेक्स्ट, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। लास्ट है, कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों अथवा आवास आदि से संबंधित दशाएं। डी विटलिसी के अनुसार विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, जिनमें से नंबर 1 है चलवासी पशुचारण प्रदेश। नंबर 2, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। नंबर 3, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश। नंबर 4, प्रारंभिक स्थायी खेती प्रदेश। नंबर 5, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। नंबर 6, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। नंबर 7, व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश। नंबर 8, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। नंबर 8, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। नंबर 10, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। नंबर 11, निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। 12 है व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश और 13 है विशिष्ट बागवानी प्रदेश। इस तरह से छात्रों, डी विटलिसी ने कृषि प्रदेशों को प्रमुख 13 प्रदेशों में बांटा है, जो जलवायु की दशाओं और अन्य भौतिक दशाओं के आधार पर संसार में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। मानव का जीवन प्रमुखतः कृषि आधारित ही होता है। उसके जीवन यापन के लिए उसको आधारभूत चीज़ें, खाद्यान्न, फल, सब्जियां आदि कृषि से ही प्राप्त होते हैं। इन कृषि प्रदेशों में से 4-5 कृषि प्रदेश अति महत्वपूर्ण हैं। वैसे हमें सभी कृषि प्रदेशों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। इनमें से एक है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि प्रदेश, या इनको
व्यापारिक बागानी फसल भी कहते हैं। और नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। दोनों कृषि प्रदेश के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब जब हम कृषि प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यह कृषि संसार के किन क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है और इस कृषि के लिए कौन कौन सी जलवायु दशाएं आवश्यक हैं और इस कृषि प्रदेश में किस प्रकार की कृषि का उत्पादन किया जाता है और उस कृषि उत्पादन को किस तरह से उपयोग किया जाता है, व्यापार में उपयोग किया जाता है या स्वयं के खाद्यान्न के रूप में काम किया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कृषि प्रदेश के बारे में, प्रमुखतः ये कहाँ पर है? यह कृषि उष्णकटिबंध में व्यापार के लिए की जाती है। यह कृषि का प्रमुख पर्पज सिर्फ व्यापार करना होता है, लार्ज स्केल पर इसका उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, केला, कोको, नारियल, सीसल, रेशा आदि एकल कृषि होती है। एक बहुत बड़े भूभाग पर एक ही कृषि का उत्पादन किया जाता है जो टोटल ही व्यापार के लिए पैदा की जाती है। अब ये तो हैं इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली फसलों के नाम। अब किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय फसलें होती हैं, इनके क्षेत्र हैं पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, जमैका, प्यूर्टो रिको। छात्रों, वेस्ट इंडीज़ या पश्चिमी द्वीप समूह संसार के मानचित्र में आपको देखना चाहिए कि यह किस जगह पर है। वेस्ट इंडीज़ ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में द्वीप समूह है। कैरिबियन सागर है, यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि की जाती है। नेक्स्ट है मध्य अमेरिका में होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका। फिर आता है पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट। अब आपको छात्रों पश्चिमी अफ्रीका का महाद्वीप देखना चाहिए और उसमें गिनी तट को इंडिकेट करना चाहिए। घाना आदि। दक्षिणी अफ्रीका में नेटाल। दक्षिणी एशिया में भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तो इन सभी स्थानों के बारे में हमें मानचित्र में दर्शाना चाहिए और संसार का मानचित्र बना के उसमें हमें डिफरेंट कलर के स्केच यूज करके इसको इंडिकेट करना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि निम्न क्षेत्रों में संसार में पैदा होती है। बागानी कृषि को रोपण कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि की कुछ विशेषताएं हैं। यह एक फसली कृषि है। एक फसल का ही संकेंद्रण पाया जाता है। पूरी भूमि पर एक विस्तृत क्षेत्र में एक कृषि का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2, अधिक पूंजी। इस कृषि में ये टोटली यांत्रिक कृषि होती है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत हाई प्रबंधन होता है, वैज्ञानिक विधियों से कृषि होती है। फसलें बिक्री हेतु ही पैदा होती हैं। ये फसलें मुद्रादायिनी होती हैं जिनसे हमें मुद्रा प्राप्त होती है। जोतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े पैमाने की जो यंत्रों से कृषि की जाती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रमिक भी कार्य करते हैं। बाजार, मांग और मूल्य में उतार चढ़ाव का गहरा प्रभाव पड़ता है इनके उत्पादन पर। इस कृषि के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है और इस कृषि में बीमारी लगने का भी बहुत डर होता है। तो इस तरह से ये बागानी कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बागानी कृषि है, इनके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में हमें डिटेल से आना चाहिए।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण कृषि है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागर का नाम आते ही छात्रों आपके दिमाग में आना चाहिए कि संसार के मानचित्र में भूमध्य सागर कहाँ पर है और इसके तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। भूमध्य सागर के चारों तरफ कौन कौन से देशों का विस्तार पाया जाता है और वहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है और वहाँ पर किन फसलों का उत्पादन किया जाता है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोग होता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र है, यह कृषि प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। यह कृषि दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है और विशेष तौर से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसमें भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, सीरिया, इजराइल, यूगोस्लाविया, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र आदि क्षेत्र हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग के केप प्रांत और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि पाई जाती है और इस क्षेत्र को हमें संसार के मानचित्र में इंडिकेट करना चाहिए और हमें आना चाहिए कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु समशीतोष्ण, शीतकाल में पछुआ पवनों से वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मुख्य विशेषता है कि वर्षा शीतकाल में होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, सिंचाई आवश्यक है। यहाँ पर ज़्यादातर रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है, वृक्ष जैसे जैतून, अंजीर, मौसमी आदि। फसलें शीतकालीन खाद्यान्न एवं सब्जियां। गेहूं, जौ और मक्का प्रमुखतः होती है खाद्यान्न। सब्जियां आलू, मटर, सेम, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, चुकंदर आदि शीत प्रधान देशों को निर्यात। ग्रीष्मकाल फसलें शुष्क ऋतु होती है, सिंचाई की जाती है, पशुओं की चराने की फसलें पैदा की जाती है। क्लोवर घास, अल्फाफा घास, बरसीम आदि चारे के लिए पैदा की जाती हैं। सब्जियां सिंचित फसलों में अंगूर प्रमुख पैदा होता है। ग्रीष्म में गूदा, व रस मिठास बढ़ता है। अगस्त सितंबर में तैयार हो जाती है फसल। सेब, नाशपाती, अलूचा, चुकंदर आदि। असिंचित फल जैतून, खुबानी, अंजीर, कुछ अंगूर तथा सूखे मेवे। 90% जैतून भूमध्य सागरीय जलवायु में पैदा होता है। खट्टे रसदार फल संतरा, चकोतरा, नींबू, नारंगी आदि का उत्पादन किया जाता है। ये बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। पशुपालन दो तरह से होता है। चारे की फसलों पर पाले गए डेयरी तथा मांस के पशु और चारागाह प्राकृतिक घास पर चराए जाने वाली भेड़ बकरियां आदि हैं। व्यापारिक कृषि, उद्यान कृषि, शुष्क कृषि और पशुचारण। इस तरह से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन किया जाता है। तो छात्रों, ये कुछ विशेषताएं थी भूमध्य सागरीय कृषि की कि यहाँ पर किस किस तरह की फसलें पैदा होती हैं, किस तरह की जलवायु है और इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। आप विभिन्न राइटरों की बुक्स से भी और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले ही लिखा दिया है।